वन क्वेश्चन इन जैन 2026 जो कि IBS के पेपर में था एंड वो इंडेक्स 102 से रिलेट करता है। तो वो क्वेश्चन मुझे इतना डिफ़िकल्ट लगा था उस टाइम। अब वो क्वेश्चन ढूंढना है एंड देन देखना है कि उसका सोल्यूशन क्या है। IBS का क्वेश्चन और जो कि इंडेक्स 102 का था। क्वेश्चन कहाँ बना है? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बिट ट्रिकी तो लगा था मुझे। इस सॉप का एक क्वेश्चन था, प्रॉपर समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। देखो, पहले एक बार हम जो पैरा है जिससे वो रिलेट करता है वो तो यही है। एक बार हम नीचे से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमसे पूछा था कि 1 अप्रैल 2025 को JB स्टील लिमिटेड ग्रांट कर रहा है शेयर ऑप्शन टू इट्स ओन एम्प्लॉय एज वेल एज टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ XYZ Metal Industry Limited, and the grant was made on the condition that the employee of XYZ Metal would surrender their right under XYZ existing employee stock option plan. All employee of XYZ accepted this condition. You are required to determine the appropriate accounting treatment as per the relevant index in the books of XYZ. The date of surrender of right and 31st March 2026, the end of financial year. Pass the necessary journal entries in the books of XYZ Metal Industry Limited for the above dates. तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन हमारी तो क्वेश्चन बैंक में कहीं पे भी नहीं था। इवन ये सरेंडरिंग राइट्स वाला भी कहीं पे नहीं है। मैंने आज भी 102 पढ़ा पर मुझे ये वाला क्वेश्चन कहीं नहीं दिखा। ऊपर क्या बोल रखा है, एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता ये मॉड्यूल में है या नहीं स्टडी मटेरियल में, बट मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैंने क्वेश्चन बैंक ही रेफ़र किया था। तो क्वेश्चन बैंक में ये कहीं दिखा नहीं था मुझे। देखो, 1 अप्रैल को XYZ ग्रांट करा है 250 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू 300 एम्प्लॉय आफ्टर नेसेसरी कंप्लायंस ऑफ कंपनीज. JBS also granted 250 shares of 10 each on the same date each to 150 employees after necessary compliance of Companies Act 2013 and SEBI guidelines. Fair value दे रखी है हमें 120 on grant date and JBS and date of JBS इतना, and the share option were granted on the condition that the employee has completed 3 years of continuous service. At the grant date, both the company anticipated vesting of all the options. XYZ also hold 45% equity and engage in this. तो ये तो फर्दर हमारे कुछ काम का नहीं है, इसका हम सोल्यूशन देख लेते डायरेक्टली बिना अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए, बिकॉज ये थोड़ा सा बिट डिफरेंट है कि वो सरेंडर कर रहा है या ऐसा। 2.7 का आंसर चाहिए हमें, 2.7 का। देखिए, ऑप्शन ग्रांटेड 250 ऑप्शन टू 300 एम्प्लॉयज़ एंड फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट इतना आया। देन एनुअल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस डिवाइड बाई 3. ओके, for the year XYZ Limited would already recognize employee compensation by corresponding accounting implication of surrender of rights. देखो, ये वाला कैलकुलेशन हम कर सकते थे, बिकॉज ये वाला तो जो हम यूजुअली सबकी अकाउंटिंग में करते हैं वही है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या है, अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ सरेंडर ऑफ राइट ऑन 1 अप्रैल 2025 बाय द एम्प्लॉय ऑफ XYZ इन द एग्जिस्टिंग ESOP issued by XYZ. On 1 April 2025, the ESOP issued by XYZ is neither modified nor replaced. It is the employer of XYZ who surrendered the right in existing ESOP issued by XYZ and accepted ESOP of JBS. Therefore, as per Index 102, this would be treated as cancellation of ESOP. तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा कैंसिलेशन से रिलेट करता है ना, वो by XYZ because of no takers of the same. Hence the balance standing in ESOP outstanding is transferred to retain earning. तो जो बैलेंस है, क्योंकि जो ESOP में जो बैलेंस है क्या, क्योंकि कैंसिल हो गया है, तो उस केस में क्या होता है, कैंसिलेशन वाले केस में हमने सुबह डिस्कस किया था, वो किस में जाएगा, टू रिटेन अर्निंग. देखो, आप नोटबुक से भी चेक कर सकते हो कि जो कैंसिलेशन है जिस केस में वो एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, आई थिंक 11th-12th वाला क्वेश्चन था वो। तो कैंसिलेशन वाले में क्या होता है कि शेयर बेस्ड पेमेंट टू, तो जो भी हमारा रिजर्व का बैलेंस है वो रिटेन अर्निंग में जाता है।
and the ESOP has already been fully cancelled and settled on 1st April, and however XYZ is receiving the service of its employee against the ESOP received from the subsidiary of JBS, so XYZ would be booking expense against the employee benefit expense, but since there is no payment against it, it will be recognized as retained earning considering the distribution from subsidiary. तो और सब्सिडी क्या रिकॉर्ड करती है, सब्सिडी यही रिकॉर्ड करती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू, वो ये रिकॉर्ड करती है कि उसे इक्विटी, उसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ है फ्रॉम पेरेंट से, और डिविडेंड इनकम फ्रॉम सब्सिडी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन द एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू द ऑप्शन ग्रांटेड नो अमाउंट हैज़ बीन। देखो ये क्वेश्चन जो है ईजी तो है, बट ये उस टाइम हमें प्रोबेबली डिफ़िकल्ट लग रहा होगा और इतना डायरेक्ट नहीं है, इसमें कैंसिलेशन भी आ गया है और 2-3 एडजस्टमेंट एक साथ आ गए हैं। The date of surrender of right under ESOP and the date of financial year. This is the पैरा जहाँ से हमें चीज़ें पकड़ के कैलकुलेट करनी है। हो गया ESOP वाला। देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन रीड करते हैं। 1st अप्रैल को XYZ ग्रांट करा 250 शेयर्स and to 300 employees. On the same date to each of 150 employee after necessary, and the fair value of option on the grant date कितना है 120, and this is for 3 years. तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 30 लाख तो आ जाता है। उसके बाद the share option were granted on the condition that the employee has completed 3-year service at the grant date, but the company anticipated vesting all the option. अब देखो ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ऊपर के एडजस्टमेंट तक तो हम पहुंच गए और हमने सिंपली एंट्री वगैरह भी कर ली। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला था अगर वो सरेंडर वगैरह कर लेता था, काउंटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ सरेंडर ऑफ राइट बाय द एम्प्लॉय। सरेंडर वाले केस में क्या होता है, जितना भी है कंपनसेशन हमें पे करना पड़ता है। तो ESOP का जो बैलेंस है अगर सरेंडर हो जाता है ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन पे, तो ESOP रिजर्व तो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। तो हमें थोड़ा सा इसे कवर तो करना ही पड़ेगा।